हम पढ़ रहे थे सेल के पार्ट्स, जिसमें से हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो पढ़ लिया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस चीज क्या होती है? जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था? सेल होता है और सेल में एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, बाकी तो साइटोप्लाज्म और सब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है ना, बस यही है न्यूक्लियस। दिखता कैसा है ये? अगर इसको जूम करके देखें तो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या नजर आ रहा है बताओ? देखो, ये पूरा है पूरा न्यूक्लियस न्यूक्लियस, और इसके बाहर होती है बाउंड्री। ठीक है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस की बाउंड्री है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल वॉल की बाउंड्री थी उसको क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री इज नोन एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारी, डबल लेयर्ड होती है। दिख रहा है? देखो, दो दो लेयर्स हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, दो लेयर्स है ना, तो इट इज डबल लेयर्ड। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एक न्यूक्लियोलस इसके अंदर होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। ओ, बाउंड्रीज के बीच में देखो छेद दिख रहे हैं, ये किस लिए है? ये पोर्स किस लिए है? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इनको। इसलिए कि अगर अगर बाहर से किसी सब्सटेंस को अंदर आना है, पोर्स के थ्रू आएगा। अगर अंदर से किसी चीज को बाहर जाना है तो पोर्स के थ्रू बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले, न्यूक्लियस इज द सेल्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। सेल का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। कवरिंग कैसी होती है न्यूक्लियस की? डबल लेयर, दो लेयर होती है इसमें, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ये रहे पोर्स, है ना, ये जो अंदर बाहर जाने के लिए। और ये किस लिए होते हैं? इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ताकि कोई भी मटेरियल ट्रांसफर हो सके। कहाँ से? न्यूक्लियस से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल ट्रांसफर हो सके, इसलिए इसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। ठीक है, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बाहर सेल के साइटोप्लाज्म 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 होगा, तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन अलग करेगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो करेगी, है ना। तो इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाहर पूरा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। तो इसको, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन अलग करेगा? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। फिर देखो, इसमें एक चीज है क्रोमैटिन मटेरियल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, धागे धागे से गुजर से। हाँ, ये क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्या चीज होती है? इट इज एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड यानी कि उलझा हुआ। ठीक है, इट इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे जैसे, कुछ रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उलझे हुए से। ठीक है, इसके अंदर इसका काम क्या होता है? इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल को डिवाइड होना होता है, हमें पता है जो हमारे सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो ऊपर लिंक है, ऐसे आप देख सकते हैं, है ना। तो जो सेल थ्योरी होती है हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक नया सेल पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। तो सेल डिवीजन होता है तभी तो नया सेल बनता है। तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? सेल डिवाइड हो सकता है। अब क्रोमोसोम्स हमने बोला, बीच में एक शब्द आया क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम्स क्या चीज है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली क्रोमैटिन फाइबर से बना है, तो क्रोमैटिन तो थ्रेड लाइक है, तो क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक ही होगा, है ना। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल एज रॉड शेप्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये तो उलझा हुआ सा है ना, ऐसे कुछ बुजुर्ग सा। लेकिन जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो वो इस तरह से शेप ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे रॉड रॉड शेप के बन जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये कैसे होते हैं? गेट्स ऑर्गेनाइज, सॉरी, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल एज रॉड शेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो ऐसे रॉड जैसे दिखने लग जाते हैं। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं,
हम बोलते हैं ना, किसी के अरे हमारी शक्ल तो हमारी मम्मी से मिलती है, किसी की आंखें अपने दादाजी से मिलती है, किसी के बाल अपने पापा जी से मिलते हैं, तो क्यों मिल रहे हैं ये? क्योंकि हम जो बने हम अपने मम्मी पापा के सेल्स से ही तो बने। तो उनके जो कैरेक्टर्स है, उनके जो फीचर्स है, किसी के पापा को बहुत गुस्सा आता है तो उसके बच्चे को भी बहुत गुस्सा आता है ना? किसी की मम्मी बड़ी हंसमुख होती है तो उसके बच्चे भी बड़े हंसमुख होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स कहाँ से आए हम में? हमारे पेरेंट्स के सेल में, सेल से जब हम बने तो उन सेल्स में पेरेंट्स की कुछ इंफॉर्मेशन थी। वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर थी? वो इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स के अंदर होती है स्टोर। तो जब हम जब उन सेल से बने तो हम में भी वो कैरेक्टर्स आ गए। तो क्या करते हैं क्रोमोसोम्स, इनमें इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, ठीक है? इनहेरिटेंस यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो कैरेक्टर्स पास होने हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी करवाना, वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ होती है क्रोमोसोम्स में। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये दो चीजों के बने होते हैं। इनमें एक होता है डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम्स दो चीजों से बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए शब्द सुना है ना, सीआईडी में बहुत यूज होता है डीएनए। डीएनए सैंपल लिखा रहा हो तो डीएनए एंड प्रोटीन। व्हाट इज डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? अब डीएनए क्या चीज होती है? जो इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। सॉरी, देखो डीएनए की फुल फॉर्म पता है लग गई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए हमारा होता है क्रोमोसोम्स में, इसमें होती हैं जीन्स। जीन्स क्या होती है? जो कैरेक्टर पास ऑन होना है ना, उसको बोलते हैं हम जीन्स, ठीक है? फंक्शनल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर बेसिकली जो दिख रहा है या जो जो पास ऑन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी के बाल भूरे हैं, तो वैसे भूरे नहीं है ये, बट वट एवर से भूरे हैं, तो अगर मेरे बाल भी भूरे हैं तो मेरे क्रोमोसोम की जीन्स, कैसी जीन्स मिली मुझे? ब्राउन हेयर जीन्स मिली। किसी की मम्मी की आईज ब्लू है तो उनके बच्चे की भी आईज ब्लू होती है। तो कौन सी जीन्स मिली बच्चे को? बच्चे को मिली ब्लू आईज वाली जीन्स, ठीक है? तो जो फंक्शनल कैरेक्टर है या जो कैरेक्टर शो हो रहा है, काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, ठीक है? जो कैरी कर रहा है, जो जो कैरेक्टर, ये क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड जीन्स। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जो डीएनए के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो डीएनए हमारा होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो डिसाइड करता है, वो बताता है कि सेल कैसे बनेगा, है ना? और जब वो मेच्योर हो जाएगा तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, वो केवल हमारे जो पास ऑन होने जीन्स वन जनरेशन टू अनदर, केवल वो नहीं, नॉर्मल सेल्स भी, है ना? हमारे जो ऑटोजोम्स होते हैं, से हम ग्रो करते हैं ना, तो हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तभी तो ग्रो कर रहे हैं वो। तो एक सेल से जब दूसरा सेल बनेगा तो ये क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होकर के आधा इसमें भी चल जाएगा, ठीक है? आधा नहीं मतलब, हाँ, ये डिवाइड होता है, एक क्रोमोसोम था इसका दो बनता है, फिर इधर से इधर चला जाता है। तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं या जो हमारे डीएनए है, यही तो बता रहे हैं कि कौन सा सेल हमारा स्किन सेल बनेगा, कौन सा सेल हमारा इस जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह जिससे बने वो बनेगा, कौन सा सेल हमारा ब्रेन सेल बनना है, कौन सा सेल हमारा नर्व सेल बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये सारा का सारा काम किसका है? डीएनए का है, ठीक है? क्योंकि डीएनए में है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, है ना, उसके कैरेक्टर्स की, फीचर्स की। तो वैसा ही सेल बन जाता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसमें इंफॉर्मेशन होती है, किस चीज की? कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है? सेल बनाना, सेल कैसा बनेगा और उसको कहाँ पर क्या काम करना है ना? ब्रेन सेल्स हैं अगर, तो ब्रेन सेल्स हमारे स्टमक में तो होंगी नहीं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना इस किसका काम? डीएनए का काम। सॉरी, ये तो क्रोमोसोम्स है ना हमारे, हाँ। तो दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सेल्स को उसकी लोकेशन और उसका काम वगैरह तो सारा करता ही है डीएनए, उसके साथ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना भी किसका काम है? डीएनए का काम है। तो बेसिकली जो डीएनए का काम है वही क्रोमोसोम का काम होगा ना, क्योंकि क्रोमोसोम बना तो डीएनए से ही है ना? और बाकी प्रोटीन से भी बना है वैसे। तो हमारा जो ये है
फंक्शन क्या है अब न्यूक्लियस का, ठीक है क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, यहीं पर ही तो लिखे हैं फंक्शंस बेस के। देखो एक तो यही है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, न्यूक्लियस के ही अंदर है ना ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल ये, तो जो इनके फंक्शन है वही न्यूक्लियस का फंक्शन है। डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाना, तो वही न्यूक्लियस का काम है। ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो और भी किसी चीज में काम आता है, किसमें, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ये भी किसका काम हो जाएगा, न्यूक्लियस का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या होता है, न्यूक्लियस। अब हम नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस जो होता है ना हमारा, वो होता है दो तरह का, ठीक है। एक तो जब लाइफ शुरू हुई होगी ना, तो नए नए ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, बड़े सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगी, अमीबा, सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो, और जो हम इवॉल्व बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल्स है, बर्ड्स हो गई, हम हो गए ह्यूमंस, है ना, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ये जो होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है दोनों में डिफरेंस होता है, एक जैसे न्यूक्लियस नहीं होते। तो इसके बेसिस पे ना दो तरह के न्यूक्लियस डिवाइड करे गए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे।